स्टूडेंट्स, अब जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल का देखो, डाई मतलब दो और पोल मतलब एंड कह सकते हो, कोना कह सकते हो। जैसे धरती के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि दोनों एंड पे है, वैसे ही डाइपोल के क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मात्रा सेम रहेगा, क्यू है तो क्यू ही रहेगा, एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू रहेगा। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं। जैसे ये मान लो, ये दोनों जो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, जो हम 2a बोल रहे हैं अभी पे, वो काफ़ी स्मॉल होता है, राइट। तो ये इसको बोला जाता है डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमको देखने को मिल रहा है। ओके, अभी क्या होता है इसमें देखो कि डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं। तो कोई भी जो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल, उसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इन दोनों का जो चार्ज है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड तो Q ही रहेगा, एक प्लस एक माइनस, और उसको अगर इसके डिस्टेंस से गुना कर दिया जाए तो हमको जो मिलता है उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोई एक चार्ज यानी Q लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम हमने यहाँ पे 2a लिया है, इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q इंटू 2a के बराबर होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये माइनस से प्लस की ओर हम लोग इसको दिखाते हैं। ये हमारा P जो कि डाइपोल मोमेंट है। ओके, अब आगे बात चल के आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? अब देखो, जहाँ पे भी चार्ज है तो उसका फील्ड तो आएगा ही, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मान लो कोई डाइपोल का सेंटर दिया हुआ है तुमको, मान लो यहाँ पे ये माइनस क्यू था, ये क्यू था, ये पूरा डिस्टेंस 2a है। तो इसका जो डाइपोल का सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? ये डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। ये एट ए पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है, कहाँ से? सेंटर ऑफ डाइपोल से अलोंग इट्स एक्सियल लाइन। तो इसके एक्सियल लाइन से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अब हमको पता है डाइपोल मोमेंट का इधर की तरफ होता है, ठीक है। तो जो इसका एक्सियल लाइन होगा वहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट लोगे, वहाँ पे अगर तुम कोई भी पॉइंट x ले लो, वहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आएगा डाइपोल के कारण, वो आता है k इंटू 2p इंटू r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए? और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज डाइपोल मोमेंट होगा। अब देखो, जो शॉर्ट डाइपोल है, राइट, जो शॉर्ट डाइपोल है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये a वाला टर्म को हम लोग, जो r होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है a से, यानी जो दूरी होता है शॉर्ट डाइपोल का उससे, जो हमारा, देखो नहीं समझे, ये डाइपोल का जो ये है 2a लेंथ, और ये पॉइंट है, पॉइंट कितने दूरी पे है? तो r डिस्टेंस पे है। अगर ये जो r है वो बहुत बड़ा हो जाए ये डाइपोल के मुकाबले, तो ये डाइपोल का लेंथ हम बोल देंगे ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो a वाला टर्म जो है वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ से क्या आता है, इसके लिए ये आता है 2kp/r³ के बराबर आ जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शॉर्ट डाइपोल के लिए। और मोस्टली हम यही देखने को हमको मिलता है, शॉर्ट डाइपोल का ही केस देखने को मिलता है। अब देखो, अब इसके इक्वेटोरियल लाइन, अब देखो जो डाइपोल होता है, मान लो ये हमारा डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज वाला, ये क्यू चार्ज, ठीक है। इसके अगर तुम इक्वेटोरियल लाइन पे लोगे, यानी इसके सेंटर से लेके कोई पॉइंट यहाँ पे ले लोगे, वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, मान लो ये r डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसा आता है? तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो अपोजिट हो जाता है डाइपोल मोमेंट के। P क्या था हमारा? P था हमारा डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड था E। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाता है वो कितना आ जाता है? वो आता है kp डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। इसी में जब इक्विटोरियल पे देखोगे और शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है तो शॉर्ट डाइपोल के केस में हो जाएगा ई बराबर KP/RQ। के का मान क्या होता है 1/4πε0। तो बार बार उसने यही लिख के रखा हुआ है। ठीक है। तो जो होता है हमारा, मान लो ये पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये दूरी है ए, ये भी दूरी है ए, ये पॉइंट का डिस्टेंस जो था पॉइंट का डिस्टेंस कुछ एक्स बोलो पॉइंट को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो समझ गए। तो यहाँ पे हम समझ गए कि जो इक्विटोरियल प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेन है उसके लिए कैसा आएगा हमको मान, E=KP/R² + A² की पावर 3/2 अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये अपोजिट आएगा, इसका जो नेट आएगा, देखो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है तो इसका जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट आएगा। अब बोलता है एट ए पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल along the line inclined at angle थीटा विथ डाइपोल एक्सिस। अब देखो ये r थीटा वाला टर्म में दिया हुआ है, ये पॉइंट है तुम्हारा जो कि इस O वाले जो सेंटर है, मान लो ये पूरा डिस्टेंस 2D है, यहाँ पे सेंटर O है, उससे एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे दिया है वो है r, थीटा। यानी क्या मतलब हुआ कि पॉइंट का दूरी तो r है और कितना एंगल बनाता है ये डाइपोल के एक्सिस से, तो थीटा एंगल बनाता है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस r के डायरेक्शन में आएगा और एक इधर की डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो इन दोनों का नेट जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आ जाता है वो आता है KP/RQ √3 cos² थीटा +1। और बोलता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो इस रेडियल एक्सिस से, ये से बीटा एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल बीटा है तो tan बीटा का मान जो हम लोग देते हैं वो इस थीटा tan θ/2 से देते हैं। तो ये इस पे देखेंगे cos² थीटा +1 था, ये +1। ओके। तो चलो अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है कि 3 point charges +Q -2Q and +Q are placed at a point x0 y कोऑर्डिनेट a है, z0 है, फिर x0 है y। तो देखो ये कैसा दिया हुआ है, मान लो ये 3 एक्सिस है अपने, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा z। क्या दिया हुआ है कि x0 और z0 है, यानी ये y एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ है +Q के बराबर। कितने दूरी पे, ओरिजिन से एक की दूरी पे। ओके। फिर दे दिया है कि x0 y0 और z=0, यानी ओरिजिन पे रखा हुआ है -2Q चार्ज। और बोल रहा है कि x=a y=0 और z=0, यानी इस पे भी a दूरी पे रखा हुआ है कितना +Q चार्ज। ध्यान दो ये 3 पॉइंट हो गए तुम्हारे। अब बोलता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। तुमको डाइपोल मोमेंट निकालने बोल रहे हैं। एक बात तो तुमको क्लियर है, क्या क्लियर है कि यहाँ पे देखो एक x एक्सिस पे देखोगे तो एक +Q यहाँ है और एक -Q यहाँ पे है। ठीक है। और y के लिए देखोगे फिर से तो एक +Q यहाँ है और एक -Q उसी पॉइंट पे, ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं ओरिजिन पे। ये दोनों पॉइंट मैंने अलग इसलिए बनाया कि तुमको पता चल सके ये टोटल -2Q क्यों दिया हुआ था, क्योंकि ये 2 डाइपोल है, एक तो y एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है और एक x एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है। तो जो इसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा इधर की तरफ तुम जानते हो -Q से Q की तरफ आएगा Q × A,
ये पहला डायपोल मोमेंट आएगा, और वाई एक्सिस की तरफ फिर से इधर की तरफ आएगा डायपोल मोमेंट, वो भी आएगा Q इंटू ए, यानी ये दो डायपोल मोमेंट आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट एक तो x की तरफ लग रहा है और एक y की तरफ लग रहा है, दोनों का मान सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल अगर की बात करोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2p स्क्वायर, यानी कि रूट 2 इंटू पी, यानी कि रूट 2 इंटू क्यू इंटू ए। ये तो आ गया डायपोल मोमेंट का मान, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखो ये जो डायरेक्शन होगा इसका, तुम जानते हो जब ये भी P है और ये भी P है, ये थीटा टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जो इधर डायपोल मोमेंट इसके एकदम सेंटर से जाएगा, जो कि कितना एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमको बोल रहा है ये कौन सी लाइन से पास कर रहा होगा, तो हम जानते हैं ये जिस लाइन से पास कर रहा होगा, ये भी लेंथ A है और ये भी लेंथ A है, तो ये लाइन ऐसे पॉइंट से पास करेगा जो कि A, A से पास करे, राइट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। डायपोल का मान तो रूट 2QA होगा, और ये उस लाइन से पास करेगा जो कि ओरिजिन से यानी x0 y0 z0 से, और x बराबर A y बराबर A लेकिन z बराबर 0 से पास कर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको 45 डिग्री दिया हुआ है इस लाइन का थीटा। तो 0,0 से जाएगा तो यहाँ पे किसको तो A, से पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंब बराबर आधार होना है अगर ये थीटा 45 दिया हुआ है तो ये हमारा क्वेश्चन था डायपोल के ऊपर। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट P दे दिया है। इफ़ डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डायपोल इज R जो है वो मच लार्जर देन द साइज ऑफ डायपोल है, यानी ये कैसा केस हो गया, ये शॉर्ट डायपोल का केस हो गया, जहाँ पे जो R है दूरी है पॉइंट का वो बहुत बड़ा है डायपोल के साइज से। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो हमने फार्मूला ही पढ़ा है कि कोई भी जो इक्विटोरियल लाइन होता है डायपोल का, राइट, ये मान लो -Q, ये +Q, ये दूरी मान लो 2a है, ठीक। तो जो इक्विटोरियल लाइन पे हमारा जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, यहाँ से कोई पॉइंट था R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, 2a हमने लिया था लेंथ ऑफ डायपोल। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कई बार वो a मान लेता है और उसका जो फार्मूला आता है वो a/2 रखने से आएगा। मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ डायपोल 2a माना है अपने शुरू से ही, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूरा लेंथ जो डायपोल का है वो 2a है। अब किसी ने a माना रहेगा तो उसके फार्मूले में a/2 रखेगा वो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे जो कि हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दो या इक्वेटोरियल लाइन बोल दो, उस पे R डिस्टेंस पे अगर हमको बताने का है तो हमने देखा था कि E बराबर होता था KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे 2a क्या था हमारा, 2a था लेंथ ऑफ डायपोल, अगर किसी ने a माना होगा तो उसको यहाँ पे a/2 रखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं R दे दिया है बहुत बड़ा इससे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता था वो होता था KP/RQ, ये हमने अभी फार्मूले में देखा था। तो यानी हमारा जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और E जो है वो दूरी के पावर के 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी E जो प्रोपोर्शनल आएगा R की पावर -3 के। तो P का पावर 1 और R की पावर -3, ये एक ही ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर D। ओके, चलो आगे। अब हम देखते हैं
कि कोई भी जो कोई भी जो ये होता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी डाइपोल के ऊपर, डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है, वो हमको बताना है। देखो, जब भी कोई डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ, एक तो डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और जो हमारा डाइपोल है ये -q से q है, हमको पता है हमारा डाइपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में आता है, और वो अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डाइपोल मोमेंट जो हमारा p है वो इधर की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है उससे हमारा डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो जो हमारा टॉर्क का जो मान आता है, टॉर्क का जो मान आता है वो आता है चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड गुने ये डिस्टेंस। चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है फोर्स होता था, और ये डिस्टेंस जो है वो उसको हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो ये 2D है, यहाँ पे हमको ये दूरी लेना है, समझ गए। 2D क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, देख रहे हो तुम यहाँ पे 2D दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ डाइपोल है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमको पता है कि हमको ये वाला लेंथ लेना है, राइट। तो हमको पता है फोर्स क्रॉस AC ये दूरी लेना है। तो जो टॉर्क हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा डाइपोल, टॉर्क जो आ जाएगा वो आता है डाइपोल मोमेंट गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे हमको ये मान मिल जाता है टॉर्क का। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का गुने इलेक्ट्रिक फील्ड का गुने साइन थीटा। एक बात तुम ध्यान दोगे कि ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फोर्स इस पे लग रहा है ना Q × E, ठीक है, डाइपोल कभी भी डाइपोल के ऊपर या कपल कहोगे तो उसके ऊपर फोर्स सेम लग रहा होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो उसको बस ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसका गुने परपेंडिकुलर दूरी बता दो। तो ये मान लो है 2D और ये है थीटा, ये क्या हो जाएगा 2D × साइन थीटा। तो या तो तुम फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो या फोर्स का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। तो फोर्स तो QE है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने देख लिया 2D साइन थीटा था, राइट। तो ये कर दो, या सिंपल सा लॉजिक आता है कि फोर्स का ही वो कंपोनेंट ले लो, ये है थीटा तो ये हो जाएगा क्या चीज़, फिर से 90 - थीटा, तो ये थीटा, फिर ये 90 - थीटा, तो ये आ जाएगा QE × साइन थीटा गुने 2D। या तो तुम QE साइन थीटा गुने 2D लगाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी के 2D के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट ले लो, या 2D का ही कंपोनेंट ले लो फोर्स के डायरेक्शन में, ये कोई एक करो, लेकिन इतना याद रखो कि P × E होता है PE साइन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q × 2D E साइन थीटा, ठीक है, QE साइन थीटा × 2D। हमने निकाल दिया QE साइन थीटा, ये तो फोर्स का कंपोनेंट हो गया, गुने 2D कर दो, या 2D को साइन थीटा निकाल के QE से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही केस में हम लोग टॉर्क जो है बता देंगे। टॉर्क इसको घुमाने का काम करता है। अब ये घुमाने का काम करता है तो भैया काम तो करता है घुमाने का, तो बता दो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। तो मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इनिशियली एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ था, उससे एंगल θ1 बना रहा था, उसको ऐसा रोटेट किया कि फाइनली ये θ2 बनाने लगा। तो कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन का सिंपल सा फार्मूला हो जाता है
डाइपोल मोमेंट गुने ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले था cos θ1, बाद में θ2 पे पहुंच गया, तो ये हो गया cos θ1 माइनस cos θ2। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और इनिशियली डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, माइनस Q और Q। तब एंगल जो ये बना रहा था वो θ1 बना रहा था। इसको क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, ये थोड़ी देर बाद ये घूम के ये जो एंगल है वो कुछ और बनाने लगा, मान लो ऐसा बनाने लगा, ये यहाँ से घूम गया सेंटर के बाद, तो ये अब एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है θ2। तो उतना घुमाने के लिए जो इसको काम करना पड़ा होगा वो उसका मान होता है P। P का मान हमने क्या बोला था, Q इंटू ए, राइट, Q इंटू जो उनके बीच का सेपरेशन था वो। तो चलो अगर सेपरेशन 2a लिए हो तो Q इंटू 2a लेना पड़ेगा। अब फिर से बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा डाइपोल के अंदर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहले मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था और अपना डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ था। अब क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब सेंटर के अबाउट इसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो अब जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो बोलता है कि ये वर्क डन होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डाइपोल का वो वर्क डन है जिसमें हम लोग पहले जो θ1 था वो कितना था, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी θ1 का मान था 90 डिग्री, और θ2 कोई भी एंगल ले लो तुम थीटा तक लाने में जो वर्क डन किया। हमको पता है वर्क डन का मान होता है क्या, हमको पता है वर्क डन का मान होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब हमको पता है cos θ1, जब cos तुम 90 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस PE इंटू कॉस, अब θ2 का मान है थीटा। तो यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से दिखाते हैं। तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, और पता है तुमको माइनस, अब PE cos थीटा को P डॉट E बोल सकते हैं। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे डाइपोल का, जो कि किसके बराबर होता है, ये उस वर्क डन के बराबर होता है जिसमें हमको डाइपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था और उसको घुमा के किसी भी एंगल थीटा पे लेके आ गए हैं। उसमें जो हमको काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बोलते हैं। अब आ गया भैया क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इंटेंसिटी ये है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा था, तो उससे जो अपना डाइपोल था वो कितना एंगल पे था, 30 डिग्री पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया है मैग्नीट्यूड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और थीटा जो पहले था वो 30 डिग्री था। इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क का मान दे दिया है 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल, Q का मान दे दिया है, क्या होगा जब डाइपोल का जो लेंथ 2a हम लोग लेते थे वो 2 सेंटीमीटर है, यानी 2/100, यानी कि 0.02 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूटन मीटर है, नैनोमीटर मत समझना टॉर्क को। अब तुम जानते हो कि टॉर्क जो होता है वो होता है P क्रॉस E, यानी P इंटू E इंटू साइन थीटा। टॉर्क का मान है 4, P का मान तुमको पता है Q इंटू A होता है, यानी Q इंटू लेंथ होता है। Q इंटू A जब भी बोल रहा हूँ तो समझना A पूरा लेंथ है, तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। 2a हमारा अगर लेंथ 2a हमने माना तो ये Q इंटू 2a होगा डाइपोल मोमेंट, इसीलिए तुम लेंथ माना करो कि चार्ज गुने लेंथ, उसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज कितना है Q इंटू L गुने E गुने साइन थीटा, 4 बराबर हो जाएगा। Q तो हमको निकालने को बोला है, L का मान दे दिया था हमको 0.02, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया था 2 × 10⁵ गुने साइन थीटा का मान था साइन 30 डिग्री, इसका मान हम रख देंगे 1/2।
तो 2 से 2 चला गया, तो ये बच गया चार्ज बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय 0.02 गुने 10⁵ तो यहाँ से हटाएंगे तो 2 को 0 उतर जाएगा, 200 गुने 10⁵ -5 यानी Q बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। इसी को कुलाम, इसको मिली कुलाम बोल देंगे, 2 मिली कुलाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राइट, 2 मिली कुलाम। तो देखो इस तरह के काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट को फॉर्मूले का क्लैरिटी नहीं रहता कि लगाना क्या है। वो कई बार गलत कर देता है, वो लेंथ गलत ले लेता है, या वो समझता ही नहीं रहता, या उसको ये याद ही नहीं रहता कि टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो PE sin थीटा होता है, राइट। तो नेक्स्ट जो है कि बोलता है कि ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, तो सीधा सीधा देखो फार्मूला ही पूछ लिया है। हमको पता है जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, अभी देखा हमने। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब फ्लक्स क्या होता है, अब देखो ये पूरा जो अपना गॉस लॉ पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है अपने HC वर्मा जी के अंदर में, गॉस लॉ नाम से या फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा आराम से समझने का कोशिश करो। फ्लक्स किसको बोलते हैं, देखो कोई भी जो एरिया है, राइट, कोई भी जो सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है। जैसे ये एरिया है, इसमें से कितना फील्ड फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है उसको हम कैसे देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे ना हमारे, हमने लाइन ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेगा उतना ज़्यादा इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा हमको। अब सरफेस जब हमको परपेंडिकुलर रख दिए, उसके अंदर से फील्ड लाइन पास कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, तो वो क्या होता है, तो वो हो जाता है E.ds। क्या मतलब हो गया, ये होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है गुने जो एरिया है, और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो एरिया का हम लोग हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं, तो E.ds इंटू कॉस थीटा, इन सब का समेसन के बराबर। या तुम कह दोगे E डॉट नॉर्मल वाला कंपोनेंट ऑफ ds, यानी हम लोग एरिया को रखेंगे परपेंडिकुलर किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो अगर एरिया उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में n कैप दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n कैप, तो वो एरिया, ठीक है। तो कुल मिला के एरिया हमारे फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और कितना ये पास होता है उसको हम फ्लक्स बोल देते हैं। तो क्वेश्चन अब आ गया है कि ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड, स्क्वायर का साइड दे दिया है L मीटर, इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी पेपरे पे रख दिया है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का यूनिट वोल्ट पर मीटर, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन एट एंगल थीटा, सेम प्लेन में है, समझने का कोशिश करो, सेम प्लेन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं है, यानी तुम्हारा एरिया भी इसी में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी एरिया में है, तो इसके अंदर से कैसे घुस सकता है। तुम कह रहे हो, मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस था, ये x एक्सिस था और ये z एक्सिस था, तो अगर एरिया तुम्हारा xy प्लेन में है और xy प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन किसी थीटा एंगल पे है, तो ये पेपर के आर पार घुसेगा क्या, नहीं। तो यानी तो तुमको पूछता है विद द हॉरिजॉन्टल साइड से थीटा एंगल बना रहा था वो,
तो बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो इस सरफेस में से कितना गुजरेगा। तो अरे भैया जब पेपर के साइडे से निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर तो कुछ घुसा ही नहीं, सेम प्लेन में हो गया ना दोनों, भले एंगल पे हो लेकिन प्लेन तो सेम हो गया। तो इसके अंदर से पास करेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? तो नहीं पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगा, तो ये फ्लक्स हो जाएगा 0। आगे देखो, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मान दे दिया है ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फिर से बात वही है, सेम प्लेन में आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुमको पता है जब तुम E.ds लगाओगे, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक यूनिफॉर्म फील्ड है जो कि ऑल्सो है प्लेन के पेपर में, लेकिन इस बार केवल आधे एरिया में लग रहा है। तो बोल रहा है कि बता दो। अब देखो भाई, अगर कोई एरिया तुम्हारे XY प्लेन में दिया हुआ रहता है, कोई एरिया, तो देखो इस क्वेश्चन में जो है हम ये बोल रहे थे सबसे पहले कि मान लो जो तुम्हारा एरिया जो होता है, ठीक है, मान लो कोई प्लेन ऐसा है जो y और x प्लेन में है, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर आता है, एरिया वेक्टर ना इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, समझ गए? एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। चलो अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, देखो हमको बोल रहा है कि जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो लाइन है वो पैरेलल है, बोल नहीं रहा है, ये हमको समझ में आना चाहिए, पैरेलल है सरफेस के, यानी इसके अंदर से पास तो कुछ करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब ये पूरे में रहे, आधे में रहे, तिरछी रहे, आड़ी रहे, कैसे भी रहे, सेम प्लेन में है तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब बात निकल के आता है जो अगला टॉपिक है फ्लक्स के बारे में, वो है गॉस का नियम। भैया गॉस जी ने क्या बोला था? गॉस जी ने बोला था कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस, कैसा क्लोज सरफेस, वो जो फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड, क्यों है ये इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी सरफेस के ने, ये सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है, अपने अंदर क्यू चार्ज को रखा हुआ है, सरफेस ने अपने अंदर क्यू चार्ज को रखा हुआ है, तो इसका जो फ्लक्स इस सरफेस से आएगा वो आएगा Q/ε0। ठीक है, ये था गॉस का नियम। ओके, तो अब अगर Q इनक्लोज्ड बोल देंगे कि इसने कितना Q को चार्ज को घेरा हुआ है, तो फ्लक्स बोल दोगे गुने ε0 कर दोगे, सही बात है। चलो अब पूछेंगे ये Q इनक्लोज कितना होता है, तो इसके अंदर में जो भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, इन सब का जो समेसन हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल देते हैं Q इनक्लोज्ड। ये बेसिक सा गॉस लॉ है। अब देखो ये इतना आसान नहीं होता है, तुमको इमेजिन करना होता है कि ये गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये एरिया वेक्टर है ds, ये एरिया वेक्टर है ds, ठीक है, जिसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो हमको पता है फ्लक्स बराबर जो मान होता है वो क्या होता है E.ds, यानी होता है वो E गुने ds गुने cos थीटा, राइट। ये होता है अपना फ्लक्स। अब क्वेश्चन निकल के आता है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड A इफ़ द पॉइंट चार्ज ऑफ Q इज़ एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सिंपल सा बात है, एक तुमको क्यूब दे दिया है, क्यूब जिसके तुमको पता है इसको घन बोलते हैं, इसके सारे भुजा बराबर होते हैं, राइट। तो इसका साइड ए सब ए ही होता है,
बोलता है इसके एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दिया है तो इसका फ्लक्स कितना होगा। इमेजिन करो, मान लो कि एक घर है, ठीक है, एक घर, उसके एक कॉर्नर पे, समझ गए, उसके एक कॉर्नर पे अगर छेद कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या तुम देख पा रहे हो कि ये इस वाले घर को भी दिखेगा, इसके पीछे वाले को भी दिखेगा, इसके बगल में जो पीछे है उसको भी दिखेगा, और ये जो यहाँ पे है उसको भी दिखेगा। यानी टोटल 4 घरों में ये छेद देखा जाएगा जो ये कोना पे है नीचे में। अब अगर इसके ऊपर में बिल्डिंग बना दिया जाए तो उसको भी सेम दिखेगा, वहाँ पे भी तुमको ये देखने को मिलेगा होल, राइट। तो ऐसे कर के देखोगे तो तुमको ऐसे 8 घर मिलेंगे जिसके अंदर ये छेद देखने को मिलेगा। यानी कोई भी जो ये 4 ऊपर घर बनेगा और 4 नीचे बनेगा अगर इस कोने पे रख दिया जाए। यानी ये जो क्यू है, चार्ज है, वो टोटल 8 क्यूब के अंदर डिवाइड होगा। यानी हर एक क्यूब को, ईच क्यूब को केवल क्यू का 8वां हिस्सा ही मिलेगा, क्योंकि 4 घर ऊपर बनेंगे, 4 घर नीचे फ्लोर पे बनेंगे, टोटल 8 हो जाएगा। अब तुम कहोगे यहाँ पे रख देंगे, तो अरे यहाँ भी रखोगे तो इधर भी 4 रूम बनेगा, इधर पीछे पीछे ऐसे करके, राइट, 4 नीचे 4 ऊपर। तो हर एक कोना में जो चार्ज है वो 8 भाग में डिवाइडेड है। तो अब हमको पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू, कितना इसने मिला बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं इसको एक क्यूब को तो केवल Q/8 मिला है, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट इसका मान हो जाएगा। इसका आंसर है बी। बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि इसने एक रूम को कितना ही चार्ज का मात्रा मिला, क्योंकि Q इनक्लोज्ड होता है कि इसने अपने में कितना हिस्से में इसके पर। नेक्स्ट आता है 23वां क्वेश्चन। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r दे दिया है। इफ़ द रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को डबल कर दिया जाए, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। भैया देखो, चार्ज था Q, जो कोई भी, देखो सरफेस को ये लोग गॉसियन सरफेस बोल देता है, क्योंकि हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए गॉस का नियम था तो गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। तो तुमको एक गॉसियन स्फीयर दिया हुआ है, राइट। उसका पहले रेडियस कितना था, तो उसका पहले रेडियस r था, बाद में उसने अपना रेडियस बढ़ा के डबल कर दिया, यानी 2r कर दिया। अब रेडियस बढ़ा लिया इसने अपने सरफेस का, इसके अंदर पहले जो चार्ज इनक्लोज था वो था Q इन। अब भाई तुम रेडियस बढ़ाओगे तो ये अभी भी तो चार्ज Q इन ही रहेगा, तुम Q तो बढ़ा नहीं रहे हो, तो रेडियस को कर दिए तुमने 2r। लेकिन फ्लक्स तो हमारे रेडियस पे डिपेंड करता नहीं है, वो तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। Q इनक्लोज तो सेम रह गया, तो फ्लक्स भी सेम रह जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि रेडियस बदलने से उस पर तो डिपेंड करता नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट। इसके अंदर Q चार्ज है। हाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विथ कर्व सरफेस बी। देखो सिलेंडर के अंदर ये जो ऊपर और नीचे, मान लो ऐसा सिलेंडर रहता है तो 2 सर्कुलर फेस होता है, और एक ये वाला जो एरिया रहता है उसको हम, ये जो एरिया है जो बी एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ए है और ये सी है, तो ये बी वाला जो एरिया है उसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो बोलता है द फ्लक्स लिंक्ड, तो बी के कारण जो फ्लक्स है वो फाई है। अब ध्यान दो, ये कर्व सरफेस को अगर तुम क्रॉस सेक्शन लोगे तो तुमको ये रेक्टेंगुलर मिलेगा,
रेक्टेंगुलर शीट को अगर मोड़ दिया जाए तो तुमको सिलिंड्रिकल बनाया जा सकता है। जैसे तुम कॉपी को ऐसा करके मोड़ देते हो तो तुमको सिलिंड्रिकल शेप में मिल जाता है, कॉपी फैला देते हो तो शीट मिल जाता है। तो यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे इस वाले कर्व सरफेस का, तो क्या मिलेगा तुमको, ये रेक्टेंगुलर मिलेगा। बोलता है द फ्लक्स लिंक विथ प्लेन सरफेस ए के पास कितना सरफेस होगा इन यूनिट वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर में। तुमको पता है, मान लिया हमने कि जो ए सरफेस है उसका फ्लक्स दे दिया है फाई ए, माना है हमने। बी सरफेस के कारण जो है वो है फाई बी, और सी सरफेस के कारण जो है वो है फाई सी। अब देखो होलो सिलेंडर था तो इसके पास पूरा चार्ज था क्यू विद इन इट, यानी इसका जो टोटल फ्लक्स आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, टोटल जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स टोटल वो आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q चार्ज को इसने अपने अंदर इनक्लोज किया है, ये टोटल फ्लक्स। और वो टोटल फ्लक्स ये तीनों एरिया के कारण आएगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। अब तुम ध्यान से देखो कि ये वाला अगर कोई लाइन इसमें से पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो तुमको पता है वो ऊपर से भी निकलेगा। नहीं, अगर कोई लाइन इधर से जा रहा है तो इधर से भी तो उतना ही लाइन पास करेगा, यानी ए से सी से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे ए से भी उतना ही फील्ड लाइन पास करेगा, यानी ए और सी का तो फ्लक्स सेम हो जाएगा, राइट। ए और सी का फ्लक्स सेम हो जाएगा। हमको पूछा है ए का बता दो, तो हम ए वाले को रखेंगे फाई ए प्लस फाई बी जोड़ फाई सी, या फाई सी के बदले में फाई ए रख देंगे, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं फाई बी का मान हमको दे दिया है फाई के बराबर, तो यहाँ 2 गुने फाई ए प्लस फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ए बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर हो गया भाई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी वाला पार्ट हो गया आंसर इसका। समझने का कोशिश करो, बहुत ही आसान है। टोटल फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल आए तीनों के कारण से, 2 का सेम हो गया, रख दिया, आगे आंसर। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, सेंटर पे अभी क्यूब के रखा हुआ है, तो पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा। भैया सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के कोना पे नहीं रखा हुआ है, ध्यान दो, ठीक, सॉरी ये और ये, इस बार इसके सेंटर पे रखा हुआ है। हम जानते हैं, तो हमको किसी एक फेस से बोला है, तो हम जानते हैं कि क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होता है। एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक पीछे वाला, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे, तो 6 टोटल फेस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 इंटू एक फेस का फ्लक्स बराबर हो जाएगा टोटल फ्लक्स। और तो इस बार देखो, इस बार कॉर्नर पे नहीं है, बीच में है, यानी पूरा का पूरा चार्ज को इसने घेर के रखा है, बीच में रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको चकमा देने के लिए इसने क्या किया, ऊपर नीचे 4 पाई से गुना कर दिया, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई बाय 4 पाई, अरे भाई 4 पाई कर दिया, वैसे भी कट ही जाएगा, तो ये 4 पाई को तुम भूल जाओ, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो तुम्हारा आंसर है 25 का बी, राइट। बोलता है ए चार्ज Q माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, फिर से सेंटर ऑफ क्यूब में है, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस, सिंपल सा बात है, माइक्रोकुलाम है, तो
Q इंटू 10�6 कूलाम हो गया, -6 कूलाम, बट्टा एक फेस से हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 का ए, Q/6 एप्सिलॉन नॉट गुने 10⁻⁻6, राइट। चलो आगे, आसान क्वेश्चन था। अब बोलता है ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। भैया कॉर्नर ऑफ क्यूब कितने में बंट जाता है कॉर्नर, बता दो। कॉर्नर के लिए क्या करते थे हम लोग, कॉर्नर के लिए हमने बोला था कि 8 में शेयर हो जाता है, राइट। तो ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, फ्लक्स कितना पास करेगा 6 फेस ऑफ द क्यूब से। तो पहले एक क्यूब के लिए कितना मिलेगा, एक क्यूब के लिए हमको, तुमको पता है कॉर्नर पे रखते हैं तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट मिलता है पूरे क्यूब के लिए, और हमको ये 6 फेस में बांटना है तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ईच फेस के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा अच्छा क्या दे दिया था, चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ऑल द 6 पूछा है, एक से नहीं पूछा है, सारे से पूछा है। तो सारे फेस में तो जो पूरा क्यूब को मिला है Q/8 एप्सिलॉन नॉट वही हो जाएगा। अगर एक का पूछता तो हो जाता Q/8 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q/48 एप्सिलॉन नॉट ईच फेस का अगर पूछता तो, क्योंकि हमको पता है पूरा क्यूब का अगर Q/8 होता है जब कॉर्नर पे आता है तो 6 भाग में बट गया तो 6 से डिवाइड हो गया। तो ये ईच फेस यानी एक फेस का होता है, और 6 फेस का यानी टोटल पूछा है तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो हो सकता है कि अगले साल तुमको ऐसा पूछ ले कि Q/1 फेस का बता दो, क्या ही पूछेगा, यही पूछ सकता है। तो उस समय गलती मत कर देना। चलो, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट दी सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L, सेंटर पे रखा है तो फ्लक्स पूछा है तो पूरा ही आ जाएगा Q/6, नहीं Q/एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे रखा है तो Q/एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है क्यूब के, ध्यान रखना फ्लक्स, ये केवल डिपेंड करता है इसने कितने चार्ज को घेरा। आगे नीट 2019 का क्वेश्चन है, एक होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस R, होलो है स्फीयर जिसका रेडियस R दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे पूछ रहा है मान लो। तो ये पॉइंट हो सकता है R के अंदर ही आ जाए, ये पॉइंट हो सकता है R पे आ जाए, या ये पॉइंट हो सकता है R से बड़ा हो जाए। तो ये 3 केस बन सकते हैं, ये R या तो R से छोटा हो, R के बराबर हो, या R से बड़ा हो, रेडियस से बड़ा हो। तो बोल रहा है कि जो इसका, तुम ध्यान दो कि जो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और यहाँ पे मेटल लिखा हुआ है, अभी तक तुमको लिख के दे देता था कंडक्टिंग, यहाँ पे तुमको दे दिया मेटल। अब भैया तुम समझो, कंडक्टिंग हो या मेटल लिख दे, बात तो होता है सेम कि ये है कंडक्टर, और ये अगर कंडक्टर है तो इसका चार्ज जो होगा केवल और केवल सरफेस पे मिलेगा, यानी अंदर में चार्ज मिल जाएगा, अंदर में चार्ज मिलेगा 0, और जब चार्ज ही नहीं तो अंदर का फ्लक्स भी हो जाएगा 0, पूरा चार्ज रहेगा सरफेस एरिया पे। तो इसका मतलब है कि अगर R तुम छोटा ले लिए रेडियस से, यानी अंदर के पॉइंट पे बात करोगे तो फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाएगा 0। क्या पूछा था अपने को, यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, राइट, हो जाएगा 0। R इजिकल टू R लोगे, R इजिकल टू R लो, और दूसरा केस R इजिकल टू R पे हमको पूछा ही नहीं, ऑप्शन देखोगे तो या तो R लेस देन R और R ग्रेटर देन R पे बात करने को बोला है, तो ये केस की बात नहीं करेंगे। R ग्रेटर देन R पे क्या होगा, तो जब R ग्रेटर देन R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तुमको KQ R वेक्टर बाय RQ, या इसी को हम बोल देते हैं KQ, R वेक्टर को R कैप करेंगे तो एक यहाँ से मैग्नीट्यूड उड़ जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर इंटू रेडियल डायरेक्शन, यानी
जैसे जैसे तुम आर का मान जो है बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी। बोलता है स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर, जीरो कब होगा? जब आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर। हमको बोल रहा है कि जो तुम्हारा आर का मान है वो अगर बढ़ाओगे, तो अगर आर बड़ा था यानी बाहरी पॉइंट था, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहरी पॉइंट पर हमने देखा डिक्रीज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जीरो रहेगा, और अगर छोटे से की मान के लिए, ये अंदर के पॉइंट के लिए, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको यहाँ तक आने पे बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो जीरो था। यहाँ पे आओगे तो KQ/R² मिल जाएगा सरफेस पे, उसके बाहर जाओगे तो घटने लगेगा। तो इसीलिए ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, पैरेलल है, इनफाइनाइट लाइन है, विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा और माइनस लेमडा आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस। इसके बीच में मिडवे में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ऐसा उनको पूछ रहा है। तुमको पता है ये इनफाइनाइट लाइन दिया हुआ है, राइट। एक का है लेमडा और दूसरे का है माइनस लेमडा। हम जानते हैं ये जो इनफाइनाइट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। ये वाला तो जीरो हो जाता था, इस तरफ ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आर डिस्टेंस पे उसका मान होता था 2k λ/r के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, राइट। यही जब माइनस हो जाएगा तो ये इसकी अपनी ही तरफ आ जाएगा। जब माइनस लेमडा रखोगे तो ये आ जाएगा 2k λ/r, लेकिन अपनी ही तरफ। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों पैरेलली रखे हुए हैं, एक पे प्लस लेमडा है, एक पे माइनस लेमडा है। इसका डिस्टेंस 2r है, दोनों के बीच की दूरी। तो तुमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मिड पॉइंट पे r दूरी पे इसका बता दो। तो तुम जानते हो r दूरी पे तुमको पूछ रहा है, तो प्लस लेमडा के कारण इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, प्लस लेमडा के कारण इधर की तरफ लगेगा, और माइनस लेमडा के कारण देखो, प्लस लेमडा के कारण दोनों इधर की तरफ देखोगे तो इधर के दूर जाता हुआ दिखेगा जब प्लस लेमडा है, और जब माइनस लेमडा है तो वायर ही की तरफ आता रहेगा। तो हम लोग इस वायर के लिए इधर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके वायर की तरफ ही मिल जाएगा तुमको, यानी ये E और ये E दोनों का जो है वो एक ही तरफ लगेगा। यानी जो तुमको इस पॉइंट O पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो ये दोनों के बराबर आएगा। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये दोनों वेक्टर तो जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में मिल रहा है तुमको, राइट। तो अब तुमको पता है कि जो E का मान आएगा वो तो आएगा मैग्नीट्यूड 2k λ/r के बराबर। तो जब दोनों को जोड़ दोगे, E1 बराबर E2 है 2k λ/r, तो ये हो जाएगा 4k λ/r के बराबर। सही बात है। तो 4k λ/r यानी 4 × λ/r, k का मान रख दोगे 4πε0, 4 से 4 चला गया तो λ/πε0 × r, आंसर हो जाएगा अपना λ/πε0 × r, ये हो जाएगा आंसर डी। बस ध्यान रखने की बात है कि जो माइनस लेमडा होता है तो वो वायर की तरफ लगता है, हम इधर के पॉइंट पे देख रहे हैं, अगर इधर की तरफ देखते तो इधर लगता, ठीक है। तो ये बस अपने को ध्यान रखना है। आगे जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग। फिर से देख ले, कंडक्टिंग दे दिया, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। ये स्फीयर है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। हमको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बता दो, 3r/2 डिस्टेंस पे, यानी 1.5r की दूरी पे बता दो। ये जो पॉइंट का दूरी है सेंटर से वो है 3r/2, बाहरी पॉइंट है,
अगर अंदर के पॉइंट पे कंडक्टिंग के लिए पूछता तो हम सीधा 0 मार देते, क्योंकि कंडक्टर का सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पे रहता है। लेकिन बाहरी पॉइंट के लिए पूछा है, तो बाहरी पॉइंट के लिए तो तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज E। तो यहाँ पे दे दिया है E। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो r/2 दूरी पे कितना होगा। अरे भैया हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, r/2 पे पूछ रहा है, अंदर चला गया भाई, कंडक्टिंग के अंदर घुस गया, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे है। r/2 पे पूछ रहा है, तुमको चकमा दे रहा है, देख रहे हो हर क्वेश्चन में ऐसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। पहले यहाँ का बता दिया, यहाँ का पूछ रहा है, ये तुमको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, बट तुम बेवकूफ़ बनना मत। फिर से बोल रहा है ए होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, फिर से कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलाम है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, अगर इसका रेडियस 2 मीटर है, बताओ भाई। हैं, तुमको पता है जो फील्ड होता है इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर कितना हो जाएगा, बताओ। कितनी बार बता चुके, हर साल देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है। हो जाएगा 32 का C। तो देखो भाई, नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है अपना, उसको 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो दूसरा जो भाग होता है, पहला तो हमने देख लिया, दूसरा जो भाग आता है उसमें हम लोग रख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा वो देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम ऑफ चार्जेज का, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, डाइपोल को अगर रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। तुम अगर अपना NCERT देखोगे तो उसी में एक पोटेंशियल के साथ में कैपेसिटर को भी कंबाइन कर दिया गया है, बट हम लोग कैपेसिटर एज ए सेपरेट चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसीलिए चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है अपना, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, देखो हमने फर्स्ट पार्ट में जो मेनली देखा है वो ये देखा है कि सबसे पहले हमने देखा था कि चार्ज, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो था चार्ज का प्रॉपर्टी देखा। फिर कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम के बाद में हमने देखा कि अगर 2 चार्ज रखे हुए हों या बहुत सारे चार्ज, मल्टीपल चार्ज रखे हुए हों तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ चार्ज वहाँ फील्ड, और फील्ड लाइंस को देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमने देखा डाइपोल क्या होता है, डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसमें रख दें तो क्या होगा। फिर हमने फील्ड कैलकुलेट करना सीखा, राइट। फिर गॉस लॉ भी देखा फ्लक्स के बारे में, फिर देखा कि कहीं कहीं पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करके क्या निकलता है। तो चलो अब इसके बाद हम लोग ये पहला टॉपिक जो है वो क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पोटेंशियल वाला पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।